अजीज है तो उसे यह बात जहन नशीन रखनी चाहिए कि वो अपने सियासी डिफरेंसेस की वजह से कहीं हम ऐसी बात ना करें कि कश्मीर के कॉज को नुकसान पहुंचे। हम दुनिया में जाते हैं, अभी नियाज नाइक साहब ने बात की, मुशाहिद हुसैन साहब के साथ हम तमाम पार्टीज 5 फरवरी को हाउस ऑफ कॉमन्स भी गए थे। वहाँ हम सारे खड़े होकर कश्मीर पर एक यक ज़बान यक आवाज़ होकर बात करते हैं, मगर अफसोस ये है लास्ट ईयर यस, और अफसोस ये है कि पार्लियामान के अंदर खड़े होकर हम अपने दुश्मनों के हाथ मजबूत करते हैं ऐसे बयानात देकर कि कश्मीर का सौदा हो गया। कश्मीर का सौदा कोई नहीं कर सकता। हमने उस वक्त भी नहीं कहा कि कश्मीर का सौदा हो गया जब यहां के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर मोहतरम नवाज शरीफ साहब मोदी की ओथ टेकिंग में इंडिया में जाते हैं तो एक रवायत रही यहां पर कि जो भी पाकिस्तानी रहनुमा लीडर वो भारत जाता है वो वहां पर हुर्रियत के रहनुमाओं से मुलाकात करता है। आपने रवायत वो तोड़ी, और ना सिर्फ वो रवायत तोड़ी, हुर्रियत के रहनुमाओं से मुलाकात नहीं की। किससे मुलाकात की? सज्जन जंदाल के साथ, अपने सौदों के लिए, अपने कारोबार के लिए। आप बात करते हैं कश्मीर के सौदा करने की? पहले अपने गिरबान में झांके। वो मोदी जिसके हाथ आज रंगे हुए हैं कश्मीरी मुसलमानों से, वो स्टेट विजिट पर नहीं, प्राइवेट विजिट पर आपके घर तशरीफ लेकर आता है, आप उसकी मेजबानी करते हैं, आप उसको बुलाते हैं, और सज्जन जंदाल को आप लेकर जाते हैं पहाड़ों पर और बातें करते हैं कारोबारी, और हमें कहते हैं कश्मीर का सौदा। अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर बुरहान वानी की किसी को याद नहीं आई। अगर आई तो वो इमरान खान ही था जिसने अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर कश्मीर की बात की, बुरहान वानी की बात की, इस्लामोफोबिया के ऊपर बात की, नामूस रसालत के ऊपर बात की। आप हमें बताएंगे हौसलामंदी क्या होती है, करेज क्या होता है, लीडरशिप क्या होती है? जनाब चेयरमैन, दूसरी बात जहां पर हुई, इस पर डिटेल में बात हो चुकी है, मगर मैं कुछ वजाहत करना चाहूंगा असासों की, और इस बात का गहरा ताल्लुक है यहां पर जो नैब के हवाले से बातें हुई, तो मैं चाहूंगा कि इन दोनों बातों को मैं इकट्ठा करूं। मगर सबसे पहले आपको यह क्रेडिट देना पड़ेगा, देना चाहिए एटलीस्ट, कि जब कोई कानूनी बंदिश नहीं, जब कोई आईनी बंदिश नहीं, तो अपने पार्टी के मंशूर के मुताबिक ट्रांसपेरेंसी के तकाज़ों को मलहूज़े खातिर रखते हुए प्राइम मिनिस्टर ने अपने जो एडवाइजर्स थे, SAPMs थे, उनको पाबंद किया कि वो अपने असासे डिक्लेयर करें, ना सिर्फ डिक्लेयर करें बल्कि पब्लिक भी करें। क्यों? ये इसलिए भी जरूरी है कि शफाफियत का यह तकाजा है कि जब आप हुकूमत में आते हैं तो आपकी माली हैसियत उस वक्त क्या होती है, और जब आप हुकूमत से तशरीफ ले जाते हैं तो उस वक्त आप कितने माला माल होते हैं। यह है फलसफा इसके पीछे। और यहां पर बात हुई कि कैबिनेट में बैठने की और हसास, ये लफ्ज़ कह के हसास फैसलों में शरीक होते हैं, तो जनाब चेयरमैन मैं पूछना चाहूंगा कि मोहतरम तारिक फातमी साहब, सरताज अजीज साहब बैक वक्त फॉरेन मिनिस्ट्री को देखते थे, उस वक्त हसास फैसले फॉरेन अफेयर्स के हवाले से नहीं होते थे? वो जायज था, ये नाजायज है?
दोहरे मेयार की सियासत को खत्म करें, एक मेयार रखें और उसी कसौटी पर सबको परखें। जनाब चेयरमैन, यहां बात हुई जो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहबान की जजमेंट कल आई और उसमें कई चीज़ों की बात की गई, ऑब्जर्वेशंस दी गई और मैं समझता हूं बड़ी अहम है। वो सिर्फ अपोजिशन के लिए नहीं, वो हमारे लिए भी बहुत अहम है और मैं उसकी डिटेल में जाने से पहले सिर्फ एक बात करना चाहूँगा कि जब आप किसी जजमेंट का हवाला देते हैं तो फिर उसके पूरे सियाक और सबाक और तमाम उसके जो पहलू हैं उनका भी ख्याल रखें। इसी जजमेंट का आखिरी पैरा है, पैरा 93। मैं वो सिर्फ पढ़ देता हूं, जरा उस पर भी एक नजर डाल ले कि लिखा गया कि इन द एंड वी मे ऑब्जर्व दैट द ऑब्जर्वेशंस हियर इन अबव आर merely tentative in nature, are merely tentative in nature and shall have no bearing on the outcome of reference। ये मैंने उसी जजमेंट से पढ़ा जिस जजमेंट का यहां जिक्र हुआ। दूसरी बात, जब हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की बात करते हैं, फैसलों की बात करते हैं, तो फिर उनका एहतराम, उनसे रहनुमाई हासिल करना वो तमाम फैसलों पर लागू होता है। ये नहीं कि अगर तो कोई आपको कोई फैसला पसंद है आप उसके ऊपर बात करें और अगर आपको कोई फैसला पसंद नहीं तो आप उसके खिलाफ बात करें। मैं अपनी तरफ से नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हवाले से कुछ चीजें पढ़ देना चाहता हूं। यहां पर बाबर अवान साहब तशरीफ फरमा है, रज़ा रबानी साहब भी अभी यहां तशरीफ फरमा थे, नाइक साहब, बड़े इन सब हजरात का मैं एहतराम करता हूं। इनका बड़ा नाम है, पाकिस्तान की जुडिशरी के हवाले से पेश होते हैं अदालतों में। एक जजमेंट थी पनामा गेट केस के हवाले से भी, और वो 5 रुकनी बेंच था, हेडेड बाय ऑनरेबल जस्टिस आसिफ सईद खोसा। मैं उनकी जजमेंट से कुछ चीजें पढ़ के बता देता हूं और वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, इस वजह से मैं वो पढ़ने की जसारत कर रहा हूं। उन्होंने जिक्र किया 1969 के मशहूर नावल गॉडफादर का, और ये कहानी है इस मुल्क की जो मैंने नहीं, ऑनरेबल जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आसिफ सईद खोसा साहब अपने फैसले में तहरीर फरमा रहे हैं। 1969 का नावल द गॉडफादर, और ये कहानी है किसकी? एक माफिया फैमिली की, माफिया फैमिली की कहानी है। और ये बेस किसके ऊपर करती है? एक मशहूर मकूला, एपिग्राफ बेल्जाक का, कि बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्चून देयर इज अ क्राइम। और इसको एक्सप्लेन करते हुए आगे उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात तहरीर की। लिखते हैं, द एपिग्राफ वॉज इंस्पायर्ड बाय ए सेंटेंस दैट वॉज रिटन बाय बेल्जैक एज फॉलोज, एंड आई कोट, और ये बहुत अहम है, द सीक्रेट ऑफ अ ग्रेट सक्सेस for which you are at loss to account is a crime that has never been found out because it was properly executed। यानी अगर आपका एक्विटल या आप किसी तरीके से बच भी जाते हैं
तो जरूरी नहीं कि आप बेगुनाह हो। तारीख बताती है कि अगर आप कार्रवाई के मास्टर हैं तो आपको पतली गली से निकलने का रास्ता भी आता है। आगे फिर लिखते हैं, आगे फिर निकलते हैं, इट इज आयरॉनिकल एंड ए शेयर कॉन्फिडेंस दैट द प्रेजेंट केस, ये बात हो रही है उस वक्त के नवाज शरीफ साहब के केस की, दैट द प्रेजेंट केस रिवॉल्व्स अराउंड द वेरी सेंटेंस एट्रीब्यूटेड टू बाल्जैक, जिसकी मैंने अभी बात की। और कहते हैं कि द फॉर्च्यून amassed by respondent number 1, which is Mian Mohammad Nawaz Sharif, is indeed huge, and no plausible or satisfactory explanation has been advanced in this regard. और आखिर अगले पैरा में लिखते हैं, in the matter of explaining the wealth and asset, respondent number 1, which is Mian Nawaz Sharif, has not been honest to the nation, to the nation's representatives in the National Assembly, ये हैं वो जराए, and even to this court, Calabria Fort. तो जनाब ये भी एक जजमेंट थी। अब इशू क्या है? इशू ये है कि करप्शन का जो इशू जो दीमक की तरह चाट गया इस मुल्क को, वो अपनी जगह चलता जा रहा था और उसके सद्देबाब के लिए एक पैरेलल काम हुआ अकाउंटेबिलिटी का, यानी एक तरफ करप्शन और दूसरी तरफ एहतसाब कमीशन। सबसे पहले 1997 में नवाज शरीफ साहब ने सैफुर रहमान साहब की क़यादत में कौमी एहतसाब कमीशन कायम किया और उसका बुनियादी मकसद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और पीपल्स पार्टी पर मुकदमात का क़याम था जो बनाए गए, और सैफुर रहमान साहब को उस वक्त कुछ लोगों ने एहतसाबुर रहमान भी कहा। फिर इसने नैब के शक्ल इख्तियार की मुशर्रफ दौर में, और तब से चला आ रहा है पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ की हुकूमतों के दौरान भी इस नैब ऑर्डिनेंस के अंदर जेर जबर पेश फुल स्टॉप कॉमा किसी चीज में रद्दो बदल नहीं किया गया, एज इट इज चलता गया। और आज जो नैब है इसका जो स्ट्रक्चर है यह भी पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ दोनों के दौरे हुकूमत का बनाया हुआ। जो आज चेयरमैन हैं नैब के, ये भी इन दोनों के दौरे हुकूमत से, जो अपॉइंटमेंट्स हैं ये भी उसी वक्त से, और 90% कम से कम मुकदमात भी उसी दौर के हैं। अगर किसी ने नैब के कानून में तब्दीली की कोशिश की तो वो भी पीटीआई की थी जो ऑर्डिनेंस लेकर आई। जनाब चेयरमैन, मैं इस बात से मुत्तफिक हूं कि अकाउंटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी ये दोनों साथ साथ चलने बहुत जरूरी हैं। और पीटीआई, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, हम तो एहतसाब के लिए लोगों ने हमें वोट दिया और यह हमारा कौम से वादा है। अब जिन कमजोरियों की तरफ निशानदही की गई इस जजमेंट में, उन कमजोरियों से जो एहतसाब के अमल में कमजोरियां नजर आ रही हैं, उसका नुकसान तहरीके इंसाफ की हुकूमत को भी हो रहा है। क्यों? कि लोग पूछते हैं, लोग सवाल करते हैं
कि एमन फील्ड्स अपार्टमेंट सामने नजर आ रहे हैं, हुदैबिया पेपर मिल ओपन शट केस, कतरी खत, फेक अकाउंट्स। मगर वो जब देखते हैं कि इन तमाम ग्लेयरिंग रियलिटीज के बावजूद मोहतरम नवाज शरीफ साहब लंदन की सड़कों पर चहलकदमी करते हुए नजर आते हैं, तो वो भी सवाल करते हैं कि क्या हुआ इस एहतसाब का, क्यों लोग इस एहतसाब के अमल से बाहर निकल जाते हैं। तो जनाब चेयरमैन, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन की कमजोरियां हों, चाहे वो एक तवील अरसे तक केसेस का चलना हो, ये तमाम वो चीजें हैं जिनको जरूर एड्रेस होना चाहिए। और पार्लियामेंट वो फोरम है, आज वक्त है कि मिलकर बैठें और इस कानून में जहां पर खामियां हैं, कमजोरियां हैं, उनको दूर करें, मगर इस नीयत के साथ कि हमने एहतसाब के अमल को मजबूत करना है। इसलिए नहीं कि हम इसको एक जरिया बनाएं करप्शन बचाओ मुहिम के लिए, एहतसाब के अमल को मजबूत करना है, इसको फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाना है। और मैं कहता चलूं कि यहां कहा गया कि इन कमजोरियों की वजह से लोग इतना अरसा नैब की कस्टडी में रहे, तो जनाब तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर्स भी अपनी गवर्नमेंट में उसी आजमाइश से गुजरे। तो ये दोनों तरफ ये मामलात नजर आए। आखिर में जनाब चेयरमैन, इस गुजारिश के साथ कि पार्लियामान का जो रोल है, पार्लियामान का जो काम है, और ये वो काम है जो सिर्फ हम इस वक्त के लिए नहीं, माजी में क्यों नहीं होता रहा। हर कोई ये कहता था, ये समझता था कि आज शायद हमें इसका फायदा हो रहा है, इसको चलने दें, मगर ये ख्याल किसी ने नहीं किया कि हम रहेंगे नहीं रहेंगे, ये मुल्क चलता रहेगा, हमारी आइंदा आने वाली नस्लों का भी किसी ने सोचना है। तो आए मिलकर बैठें एहतसाब के अमल की मजबूती के लिए, एहतसाब के कानून को फेयर, ट्रांसपेरेंट, अक्रॉस द बोर्ड बनाने के लिए अपना रोल अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बाबर साहब, आपने कोई बात करनी थी? बाबर आवान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच ऑनरेबल चेयरमैन। देखिए, सबसे पहले मैं